हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड PDF मटेरियल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और अगर आपको डेली क्विज और प्रैक्टिस करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और दोनों को आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की क्लास में आगे क्यों बढ़ते हैं। आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास करवाने वाले हैं। आज हम आपको कक्षा 10 के विज्ञान साइंस का क्रैश कोर्स 50 प्लस इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन विद क्वेश्चन में का पार्ट 3 करवाने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको साइंस क्रैश कोर्स में 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाए थे और इसका पार्ट 2 तक के भी सब्जेक्टिव को करवा दिया है। तो इसके पार्ट 2 तक की वीडियो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक साइंस क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के और अन्य पार्ट की वीडियो को भी जरूर देख लें, क्योंकि हमने बताया था कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको टोटल 5 पार्ट करेंगे। इन 5 पार्ट में आपके 50 प्लस इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएंगे, जो क्वेश्चन बैंक का और हर साल पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है वो छांट कर लिया गया है। अगर आप इन 50 प्लस इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को, तो आप 101% साइंस के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। साइंस के एग्जाम में आप बहुत अच्छा अंक लाइएगा। तो चलिए देर न करते इस पार्ट 3 में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसके अनुसार हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस तथा CNG क्या है। मतलब कि क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जा सकता है, पहला कि प्राकृतिक गैस क्या है और दूसरा CNG क्या है। तो एक ही क्वेश्चन में दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये दूसरा तरीके से ऐसे पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक गैस तथा CNG में क्या अंतर है। तो एक क्वेश्चन से करीब 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन निकलता है। आपको सिर्फ क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है। आप सिर्फ इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिएगा। हम आपको सभी के सभी क्वेश्चन समझाते हुए चलेंगे, सभी के सभी क्वेश्चन आपको क्लास में याद हो जाएंगे। तो प्राकृतिक गैस तथा CNG क्या है। तो उच्च दाब पर जब प्राकृतिक गैस को द्रव में संग्रहित किया जाता है तो उसे संग्रहित किया जाता है। प्राकृतिक गैस और CNG का उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम आपको साधारण भाषा में बता दें तो प्राकृतिक गैस वह गैस होता है जो पेट्रोलियम के साथ हम लोगों को मिलता है। तो वह तो हो गया प्राकृतिक गैस। और उसी प्राकृतिक गैस को जो उच्च दाब पर प्राकृतिक गैस को द्रव के रूप में संग्रहित किया जाता है तो उसे कहा जाता है CNG। CNG का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और इस प्राकृतिक गैस और CNG का जो उपयोग है इसे वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। जैसे कि वाहन जो चलते हैं उन वाहनों में ईंधन का जो रूप होता है उन ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपने इसमें क्या समझा कि प्राकृतिक गैस तथा CNG क्या है। तो उच्च दाब पर जब प्राकृतिक गैस को द्रव के रूप में संग्रहित किया जाता है, द्रव के रूप में संग्रहित कर दिया जाता है तो उसे CNG कहा जाता है। मतलब प्राकृतिक गैस से ही CNG बनता है। और कैसे बनता है, तो जो प्राकृतिक गैस को आप उच्च गैस से द्रव रूप में संग्रहित कर देते हैं तो CNG कहा जाता है। प्राकृतिक गैस और CNG का उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोगैस क्या है, इसके अवयवों के नाम लिखे तथा इसके 2 उपयोग भी बताएं। तो क्वेश्चन एक ही है, इसी क्वेश्चन में करीब 3 क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चंस इस तरह लाएं कि अगर हम आपको एक क्वेश्चन पढ़ाएं उससे आपका एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन कंफर्म हो जाए, क्योंकि हम आपको जो 50 प्लस ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। और अगर आप इन 50 प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से समझ ही रहिएगा तो आप 100% एग्जाम में बिल्कुल ही अच्छे से लिख के आइएगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बायोगैस क्या है, इसके अवयवों के नाम लिखे तथा इसके 2 उपयोग भी बताएं। तो सबसे पहले आपको समझना है कि बायोगैस है क्या। तो बायोमास से उत्पन्न ज्वलनशील गैस को ही बायोगैस कहा जाता है। इस गैस में 75% मीथेन गैस पाया जाता है। तो एक ऑब्जेक्टिव आपका यह पूछा जा सकता है कि बायोगैस में कितना प्रतिशत मीथेन गैस पाया जाता है, तो 75%। दूसरा यह पूछा जा सकता है कि बायोगैस में क्या पाया जाता है, कौन सा गैस पाया जाता है, तो मीथेन गैस पाया जाता है। तो आपको पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छे से समझते हुए चलना है कि बायोगैस क्या है। तो बायोमास से उत्पन्न ज्वलनशील गैस को ही बायोगैस कहा जाता है। जो बायोमास है जब उससे उत्पन्न ज्वलनशील गैस होती है तो उसी ज्वलनशील गैस को ही तो बायोगैस कहा जाता है। इस गैस में 75% मीथेन गैस पाया जाता है। इसके बाद इसके अवयवों के नाम लिखे तथा इसके 2 उपयोग बताएं। तो इसका अवयव यही हो गया मीथेन। इसका अवयव क्या हो गया, तो इसका अवयव मीथेन गैस हो गया। अब इसके बाद आपको इसके 2 उपयोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले आप इसके में लिख दीजिएगा कि बायोगैस के 2 उपयोग निम्नलिखित हैं। इसके लिखने से आपका जो आंसर है वह थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा और अट्रैक्टिव लगेगा और एग्जामिनर को चेक करने में थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, आपको अच्छे अंक मिलेगा। तो उसके बाद आपको लिखना है इसके उपयोग निम्नलिखित है। उसके बाद आपको पॉइंट दे देना। उसके बाद लिखना है
पहला उपयोग, इस गैस से जलने से निकली ऊर्जा जो होती है वह काफ़ी अधिक होती है, साथ ही प्रदूषण मुक्त भी होता है। मतलब बायोगैस जब जलता है तो उससे जो ऊर्जा निकलती है वह बहुत अधिक होती है बाकी सभी गैसों की तुलना में, और साथ ही वह ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है। इस गैस का उपयोग प्रकाश पैदा करने में भी होता है। इस गैस का दो चीज़ों में उपयोग होता है। सबसे पहले तो इसका उपयोग है कि इस गैस के जलने से निकली ऊर्जा काफ़ी अधिक होती है, साथ ही प्रदूषण मुक्त भी होता है, और इस गैस का उपयोग प्रकाश पैदा करने में भी होता है। तो हम आपको स्पीडली एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि प्राकृतिक गैस तथा सीएनजी क्या है। प्राकृतिक गैस तथा सीएनजी क्या है, तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था। तो उच्च दाब पर जब प्राकृतिक गैस को द्रव के रूप में संग्रहित किया जाता है तो उसे सीएनजी कहा जाता है, और प्राकृतिक गैस और सीएनजी का उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा कि बायोगैस क्या है, इसके अवयवों के नाम लिखे तथा इसके दो उपयोग बताएं। तो बायोमास से उत्पन्न ज्वलनशील गैस को ही बायोगैस कहा जाता है। इस गैस में 75% मीथेन गैस पाया जाता है, यही इसके अवयव है। क्या अवयव है, तो मीथेन है। इसका उपयोग निम्नलिखित है। पहला कि इस गैस के जलने से निकली ऊर्जा काफ़ी अधिक होती है, साथ ही प्रदूषण मुक्त भी होता है, और इसका जो दूसरा उपयोग है वह इस गैस का उपयोग प्रकाश पैदा करने में होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर सेलों के कुछ उपयोग को लिखिए। यह क्वेश्चन 100% इस पर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा कि जो सौर सेल होते हैं, सौर सेल का क्या क्या उपयोग है हमारी लाइफ में, उन सौर सेलों के कुछ उपयोगों के बारे में लिखिए। तो सबसे पहले हम आपको तरीका बताया था, पहले आपको वो फॉलो करना है कि आपको उत्तर लिख के सबसे पहले यह लिख देना है कि सौर सेल के कुछ उपयोग निम्नलिखित हैं। उसके बाद आपको पॉइंट बाय पॉइंट क्या क्या उपयोग है सभी उपयोगों को बताते हुए चलना है। तो सौर सेल के क्या उपयोग है, तो सौर सेल के कुछ उपयोग निम्नलिखित है। सबसे पहले तो सौर सेल का उपयोग उपग्रहों में होता है। सेकेंड नंबर, इसका उपयोग मार्स ऑर्बिटरों में होता है। तीसरा, इसका उपयोग रेडियो में होता है। सौर सेल का उपयोग बेतार संचार तंत्रों में होता है। सौर सेल का उपयोग टीवी केंद्रों में होता है, और सौर सेल का उपयोग खिलौनों में भी होता है। तो जो सौर सेल होता है, सौर सेल का उपयोग किस किस चीज़ में होता है आपको यही सिर्फ बताना था। तो इन 6 चीज़ों में से अगर आप 3 से 4 चीज़ पर भी याद रख लीजिएगा कि किन किन चीज़ों पर होता है, आपको 100% याद रह जाएगा। अगर आप अच्छे से कंसंट्रेट करके इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप 3 से 4 चीज़ पर ही लिख दीजिएगा, आपका कन्फर्म है कि 2 नंबर एग्जाम से मिल जाएगा। तो सौर सेल के कुछ उपयोगों को लिखिए। तो सौर सेल के कुछ उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला, उपग्रहों में। सेकेंड, मार्स ऑर्बिटरों में। तीसरा, रेडियो में, बेतार संचार तंत्रों में, टीवी केंद्रों में, और खिलौनों में। इन 6 चीज़ों में सौर सेल का उपयोग होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप इस क्वेश्चन का आंसर तो अपने माइंड के अनुसार भी दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा इजी भी क्वेश्चन है कि लोहे की वस्तु को हम क्यों पेंट करते हैं। जो लोहे की वस्तु होती है उसको पेंट करने का क्या कारण है, और उसको हम लोग पेंट क्यों करते हैं। तो पेंट करने से लोहे के पदार्थ का जो ऊपरी भाग है वह छुप जाता है, वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता है, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता है। इसलिए पेंट करने से हम लोहे के उस पदार्थ को जंग लगने से बचा सकते हैं। तो लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, तो अगर साधारण भाषा में आप अपने माइंड में सोचिएगा तो आपको लगेगा कि हम लोहे की वस्तु को इसलिए पेंट करते हैं ताकि उस पर जंग ना लगे, वह अधिक दिन तक चले, सुंदर लगे दिखने में। लेकिन इसका एक रासायनिक रीज़न भी होता है कि अगर आप उसको पेंट नहीं कीजिएगा तो जो लोहा का वस्तु आपका वह जंग लग के जल्दी खराब हो जाएगा। इसीलिए पेंट करने से जो लोहे के पदार्थ का ऊपरी भाग होता है वह पेंट से छुप जाता है, पेंट का एक अपर लेयर उस पर चढ़ जाता है, और वह वायु के सीधे संपर्क में नहीं आता है। जो उसका ऊपरी पदार्थ होता है, ऊपरी भाग होता है, जब उस पर पेंट कर दिया जाता है तो वह वायु के सीधे संपर्क में नहीं आता है, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता है। इसलिए पेंट करने से हम लोहे के पदार्थ को जंग लगने से भी बचा सकते हैं और उसको अधिक सुंदर भी बना सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको जब एग्जाम में आ गया तो ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको अपने माइंड के अनुसार भी जो आ रहा है वह लिख देना है। क्वेश्चन को, आंसर शीट को कभी भी खाली नहीं छोड़ना है। आपको जैसा जो आंसर आ रहा है, क्वेश्चन से रिलेटेड कोई दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, आपको वो भी जरूर लिख देना है। इससे क्या होगा कि अगर आपका आंसर लिखा हुआ रहेगा तो आपको 2 नंबर नहीं तो कम से कम 1.5 नंबर तो एग्जामिनर जरूर देगा। इसलिए आप इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। तो लोहे की वस्तुओं को हम क्यों पेंट करते हैं आप समझ गए। पेंट करने से लोहे के पदार्थ का ऊपरी भाग छूप जाता है, वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता है, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता है। इसलिए पेंट करने से हम लोहे के उस पदार्थ को जंग लगने से बचा सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुझे हुए चूने की विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने में क्यों किया जाता है। ये जो क्वेश्चंस है, इन सभी क्वेश्चंस को आप अपने एवरीडे लाइफ में भी देखते होंगे। आपने अगल बगल या अपने ही घर में कभी सफ़ेदी करवाते हुए देखा होगा, आपका घर कभी सफ़ेदी हुआ होगा। तो उन सभी बातों को ही आपको सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया के तौर पर लिखना है कि उसको करने से क्या बेनिफिट है और क्या लॉस है। तो जब बुझा हुआ चूना के विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने में क्यों किया जाता है, यह पूछा जा रहा है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। ये जो आंसर है थोड़ा लॉन्ग देखने में लग रहा है, लेकिन बहुत ही इजी आंसर है, सिर्फ आपको अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि बुझा हुआ चूना में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है।
और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, आप जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% उपस्थित है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया कर दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद यह जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका निर्माण हो पाता है और इससे दीवार पर चमक आ जाती है। यही कारण है कि बुझे हुए चूने का विलयन का उपयोग दीवार पर सफेदी करने में किया जाता है। तो इसमें सिर्फ एक पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है कि बुझे हुए चूने को विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने में क्यों किया जाता है। तो इसलिए किया जाता है क्योंकि बुझा हुआ चूना में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है जब आप उस पर सफेदी कर देते हैं तो वह 2 से 3 दिन में वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी धीमी गति से अभिक्रिया करता है और दीवारों पर एक कैल्शियम कार्बोनेट की, जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो दीवार पर एक कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है और सफेदी करने के 2-3 बाद यह जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका निर्माण करता है और इससे जो दीवार है उस दीवार पर चमक आ जाती है। यही कारण है कि बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवार पर सफेदी करने में किया जाता है। इससे जो दीवार है कम लागत में ही बहुत ही सुंदर दिखने लग जाता है। यही रीज़न है इस रासायनिक अभिक्रिया का प्रयोग करके अपने दैनिक जीवन में अपने घरों को सुंदर बनाने का एक यह अच्छा उपाय है। रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? बहुत बार यह भी पूछ दिया जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, रासायनिक अभिक्रिया से आपका क्या अभिप्राय है, या फिर रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। सभी का आंसर एक ही होगा। तो जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, जैसे भोजन पकाना, अंगूर का किण्वन तथा सांस लेना आदि, ये सभी की रासायनिक अभिक्रिया के कारण संपन्न होती है। तो आपको सबसे पहले इस बात में ध्यान देना कि यह कोई रासायनिक अभिक्रिया पूछा जा रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है? तो जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, मतलब वह फिर से दोबारा लौट नहीं सकता, वैसा परिवर्तन होता है। परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, पहला भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। तो जो रासायनिक परिवर्तन हो जाता है उसको हम फिर से वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन जो भौतिक परिवर्तन होता है उसको हम वापस ला सकते हैं। तो इन 2 चीज़ों का आपको याद रखना है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया, इससे हम क्या समझते हैं? तो जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे कि उदाहरण में बताया गया भोजन पकाना, एक बार जब भोजन पक जाएगा तो उसको क्या फिर से आप कच्चा बना पाइएगा? तो यही होता है भोजन पकाना, रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। अंगूर का किण्वन तथा सांस लेना आदि, ये सभी क्रियाएं रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही संपन्न होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे भोजन पकाना, अंगूर का किण्वन तथा सांस लेना आदि, ये सभी क्रियाएं रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही संपन्न होती है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? जो मैग्नीशियम रिबन होता है इसको जब भी जलाया जाता है वायु की उपस्थिति में तो उससे पहले इसको साफ किया जाता है। तो इसको साफ करने का क्या कारण है? यदि मैग्नीशियम रिबन को नम वायु के संपर्क में रखा जाता है तो उस पर सफ़ेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। यह परत मैग्नीशियम के जलने में अवरोध पैदा करती है, इसलिए मैग्नीशियम रिबन के पहले रेगमार से साफ किया जाता है। तो हम आपको देखिए सिंपल से लैंग्वेज में बताते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो जो मैग्नीशियम रिबन होता है जब यह ऐसी धैल रहता है, तो यह जो मैग्नीशियम रिबन है जब यह नम वायु के संपर्क में कहीं वैसे ही रखा हुआ रहता है तो उस पर एक सफ़ेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है और यही मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत इसको जलने में अवरोध पैदा करती है। यह वायु में आसानी से नहीं जल पाता है, इसीलिए यह जो परत जमा हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, इसी परत को उससे छुड़ाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को पहले रेगमार से साफ किया जाता है, उसके बाद इसको जलाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो इसको साफ इसलिए किया जाता है, यदि मैग्नीशियम रिबन को नम वायु के संपर्क में रखा जाता है तो उस पर एक सफ़ेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। यह परत मैग्नीशियम के जलने में अवरोध पैदा करती है, इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को पहले रेगमार से साफ किया जाता है। यही रीज़न है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल किसे कहते हैं? व्हाट इज एसिड? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है और बच्चों को बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर तो याद रहते हैं, लेकिन यह एक छोटा सा आंसर याद नहीं रहता है जिस कारण उनका 2 नंबर एग्जाम में छूट जाता है। इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं। चलिए हम आपको तीनों पॉइंट पढ़ाते हुए चलते हैं। सबसे पहले अम्ल किसे कहते हैं? तो अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है। अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है, जो नीले लिटमस के घोल को लाल बना देता है, जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करता है तथा धातु पर इसकी अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। अम्ल क्या है? तो अम्ल में आपको सिर्फ 3 से 4 पॉइंट को याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट कि अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद हमेशा खट्टा होता है। दूसरा पॉइंट कि अम्ल जो है वह नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। तीसरा पॉइंट कि यह जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करता है और चौथा पॉइंट कि यह धातु पर अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। यही अम्ल है। एग्जाम्पल में कभी कभार
वह भी पूछ दिया जाता है कि इसको उदाहरण बताएं, कि अम्ल के उदाहरण 2-3 उदाहरण लिखिए। तो जैसे कि अम्ल के उदाहरण में यहाँ बताया गया, अम्ल का उदाहरण होता है HCl, HNO3 और H2SO4। तो अम्ल किसे कहते हैं? तो अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है, जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है, जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करता है तथा धातु पर इसकी अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस मुक्त होते हैं, जैसे HCl, HNO3, H2SO4 आदि। तो आपको सिर्फ ये 3 से 4 पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। आप 100% बिल्कुल सही डेफिनेशन लिख के आइएगा कि अम्ल किसे कहते हैं। इसके बाद क्षारक क्या है? जैसा कि हमने आपको बताया कि अम्ल क्या है, क्षार क्या, लवण क्या है। तीनों में से कोई एक क्वेश्चन 100% कन्फर्म रहिए कि आएगा एग्जाम में, इसलिए तीनों का आप अच्छे से पॉइंट व्यू को समझे हुए रहिएगा। तो अम्ल क्या है, आप अम्ल के 3-4 पॉइंट को समझ गए। क्षारक क्या है, जैसा कि आपने इससे पहले पढ़ा कि अम्ल क्या है, उसी प्रकार अब आपको समझना है कि क्षारक क्या है। तो क्षारक वह पदार्थ है जिसका स्वाद कड़वा होता है, लाल लिटमस पत्र को यह नीला बनाता है, इसका जलीय विलयन OH- आयन मुक्त करता है तथा यह अम्ल से अभिक्रिया कर लवण बनाता है। जैसा कि आपने अम्ल में पढ़ा कि अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है, वह नीले लिटमस को लाल कर देता है, उसका जलीय विलयन H+ आयन होता है और वह धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। तो उसी प्रकार क्षारक क्या है, तो क्षारक में भी आपको 3 से 4 पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट कि क्षारक वह पदार्थ है जिसका स्वाद कड़वा होता है। दूसरा पॉइंट, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तीसरा पॉइंट कि इसका जलीय विलयन OH- आयन मुक्त करता है। और चौथा पॉइंट कि यह अम्ल से जब भी अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण करता है। तो क्षारक क्या है, तो आपको अच्छे से याद रखना है कि क्षारक वह पदार्थ है जिसका स्वाद कड़वा होता है, यह लाल लिटमस पत्र को नीला बनाता है, इसका जलीय विलयन OH- आयन मुक्त करता है तथा यह अम्ल से अभिक्रिया कर लवण बनाता है। इन 3 से 4 पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। क्षारक क्या है आपको 100% याद रहेगा डेफिनेशन इसका, कि सबसे पहला पॉइंट, इसको मेन पॉइंट ये है, अगर आप इतना भी लिख दीजिएगा कि क्षारक वह पदार्थ है जिसका स्वाद कड़वा होता है, यह लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, इतने में भी आपका कन्फर्म है 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आगे भी आप आगे के 2 पॉइंट को भी जरूर लिखें। उसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लवण किसे कहते हैं। वे पदार्थ लवण कहलाते हैं जो लिटमस पत्रों के प्रति उदासीन होते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा कि जो अम्ल होते हैं वे तो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और जो क्षार होते हैं वे लाल लिटमस को नीले कर देते हैं, लेकिन यह जो लवण होता है यह उदासीन होता है। यह लिटमस परतों के प्रति किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं दिखाता है। यह धातु और अम्ल के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण बनते हैं। ये जो लवण है, जैसा कि आपने पढ़ा कि जब धातु और अम्ल के बीच अभिक्रिया होता है तो इसके फलस्वरूप लवण का निर्माण होता है। तो आपको समझना यह है कि लवण किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ लवण कहलाते हैं जो लिटमस पत्रों के प्रति उदासीन होते हैं, धातु और अम्ल के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण बनाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में बताया गया है Zn+2HCl। जैसा कि हमने आपको बताया था कि HCl एक अम्ल है और Zn एक धातु है, जिंक। तो यह जिंक HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तब यह लवण का निर्माण करती है। यह लवण का अनुसूत्र है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा लवण किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ लवण कहलाते हैं जो लिटमस पत्रों के प्रति उदासीन होते हैं, धातु और अम्ल के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण बनाते हैं। तो आज हमने आपको 30 तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ा दिया गया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपने आगे के वीडियो को देखना है तो आप अच्छे से साइंस क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर सभी के सभी वीडियोस को अच्छे से चेकआउट कीजिएगा। हम जो 50 क्वेश्चन कराएंगे, आप 100% कन्फर्म रहिएगा कि इसी से एग्जाम में 15 से 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझे हुए रहिएगा, याद किए हुए रहेगा, तो आप 100% एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाइएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल में इसका PDF अपलोड कर दिया जाएगा। और अगर आपको किसी अन्य सब्जेक्ट्स का क्रैश कोर्स करना है तो आप प्लेलिस्ट पेज में जाकर मेरे चैनल के अन्य सब्जेक्ट्स के क्रैश कोर्स को भी कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि आप हमारी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप हमारी वीडियोज़ को लाइक भी जरूर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी अन्य इम्पोर्टेंट वीडियो में।